Welcome to the course on financial reporting based on Ind AS. देश का सबसे बड़ा मुद्दा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए और एक ऐसा सफर जो हर कोई तय करना चाहता है। एक ऐसी स्किल जो हर किसी की जुबान पे है और हर किसी की इच्छा है कि वो इसमें एक्सपर्ट हो जाए। क्या मैं एक्सपर्ट हो सकता हूँ इंड एस में? ये सवाल हर इंसान के मन में है जो सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर दे रहा है या इंडस्ट्री में काम कर रहा है इंड एस प्रोजेक्ट्स पे। आज हर बड़ी कंपनी जो 250 करोड़ से ऊपर की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस में प्रिपेयर करती है। हर लेवल का अकाउंटेंट, हर लेवल का प्रोफेशनल मन में एक इच्छा संजोए बैठा है कि मुझे इसमें एक्सपर्ट होना है, मुझे इस स्किल के पार जाना है। पर कैसे मैं इंड एस में एक्सपर्ट बनूं? कौन मुझे एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के रूप में हमने ये कोर्स डिजाइन किया है ताकि हर वो इंसान जो ना सिर्फ इंड एस से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है बल्कि इंडस्ट्री में काम भी कर रहा है, जिसे इंड एस की बारीकियों को समझना है और बहुत डिटेल में समझना चाहता है, उसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कि कैसे ये इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है ताकि उसका करियर ग्रोथ भी हो, तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके एक इंड एस प्रोफेशनल के रूप में। पर ये दुविधा कैसे दूर होगी? तो जब मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए कोर्स लेके आ रहा हूं तो कौन हूं मैं, और कैसे कह सकता हूं कि मैं आपको इस सफर में बिना किसी मुश्किलों के आसानी से इंड एस समझने में आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा नाम अमित धारनिया है, मैं ईसीसी का मेंबर हूं और काफ़ी खुशकिस्मत रहा कि मुझे मौका मिला 2009 में आईएफआरएस पढ़ाने का भारत के फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, आईसीडब्ल्यूएस थे, एमबीएस थे, या वो लोग जो प्रोएक्टिव थे, जिन्हें आभास था कि ये ऐसी स्किल है जो भारत में हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाएगी जब इंड एस इम्प्लीमेंट होगा। जो कोर्स हम 12 साल से पढ़ा रहे थे वो पूरा का पूरा सीए फाइनल के सिलेबस में आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भारत के सबसे एक्सपीरियंस ट्रेनर्स में से हूँ जो आईएफआरएस को बारीकी से जानता है और समझता है और जिसने अपना समय कॉर्पोरेट्स में प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने में लगाया है। 2020 में मुझे टॉप 10 एजुकेशन लीडर्स ऑफ इंडिया के रूप में नवाजा गया था और मैं एक किताब भी लिख चुका हूं, इंड एस कंसेप्ट्स इन वन डे। भला करना चाहता था उन लोगों का जो कंफ्यूज थे, इंड एस का डर था क्या मैं समझ पाऊंगा। इस वजह से मैंने मेरे तजुर्बे के बेस पे एक समरी में एक बुक देने की कोशिश की ताकि इस डर से निकल सके कि इंड एस समझा जा सकता है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हम नहीं समझ पाएंगे। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका को भी मैंने ट्रेनिंग दी। बड़े बैंक्स जो इंटरनेशनली प्लेस्ड हैं उनके यहाँ मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग करता हूँ। तो क्या कवर करेंगे, कैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा? तो शुरुआत करेंगे आईएफआरएस के इंट्रोडक्शन से। भारत में इसे क्या नाम दिया गया और क्यों दिया गया, और कैसे जो नंबर्स यूज होते हैं, जैसे आईएफआरएस में नंबर्स होते हैं IAS 1, IAS 2, IAS 3। भारत में जब लिस्ट देखेंगे तो यहां दिखाई दे रहा है इंड एस 1, इंड एस 2, इंड एस 3 नहीं है। तो गौर से देखा तो पता लगा IAS 3 भी नहीं है। मतलब ऐसा क्या माजरा है जो समझ में नहीं आ रहा है? क्या लिस्ट में कमी है या कोई फर्क ही नहीं है? कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर इनमें कोई समानता है, उसी को तो कन्वर्जेंस कहते हैं। IAS भी 2000 तक इसे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी थी, जो एक बड़ा मुद्दा था कि हमारे जैसा इंप्लीमेंट करो, जिसको इस कमी को उन्होंने 2001 में पूरा किया IASB का गठन करके, और पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया कि पहली बार आईएफआरएस कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। थोड़ी सी ढील दी उन्होंने आईएफआरएस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए,
क्योंकि नेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज मानना ही नहीं चाहती थी कि हम आपका हूबहू वर्ड बाय वर्ड अकाउंटिंग हमारे देश में लागू कर दें। कौन मानेगा? नहीं माने तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। 1973 से लड़ाई चल रही थी, 2000 तक किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज कहानी ये है कि 100 से ज़्यादा देश आईएफआरएस में अकाउंटिंग करते हैं या कन्वर्ज फॉर्म ऑफ आईएफआरएस में अकाउंटिंग करते हैं, जिसे भारत में नाम दिया गया इंड AS। तो जो सवाल था कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटिंग कर सकता हूं, क्या मैं कनाडा में अकाउंटिंग कर सकता हूं, क्या मैं यूरोप में अकाउंटिंग कर सकता हूं, सभी देश आईएफआरएस में अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपको भी इंड AS आता है तो आप भी वहां पे आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत फर्क होंगे जिन्हें एक दिन का समय भी नहीं लगेगा आपको उनसे पार जाने में। तो जो भी पढ़ें, आईएफआरएस पढ़े, इंड AS पढ़ें, बड़ी बारीकी से पढ़ें, कुछ खास फर्क नहीं है। जो फर्क है वो बताए जाएंगे, वो कोर्स के माध्यम से डिटेल में बताए जाएंगे कि ये फर्क है। इंट्रोडक्शन करने के बाद मैं आपको ले चलूंगा कि कैसे भारत में इंप्लीमेंट हुआ, रोड मैप क्या था इंडिया इंप्लीमेंटेशन का, कैसे ये फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ, कौन सी बैलेंस शीट पब्लिश की गई पहली बार। तो हमने इंप्लीमेंट किया, यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजिशन था 1 अप्रैल 2015, पर पहली इंड AS कंप्लाइड बैलेंस शीट पब्लिश हुई थी 31 मार्च 2017 को। फिर एक दुविधा, डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल है और पहली बैलेंस शीट आप 31 मार्च 2017 को पब्लिश कर रहे हो, क्या माजरा है? इस बारीकी को भी समझेंगे कि किस वजह से अलग अलग तारीखें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है पहली बार इम्प्लीमेंटेशन की। फिर हम एसेट्स के स्टैंडर्ड्स की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से एसेट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। इसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स नाम से एक ओवरव्यू लेंगे सभी एसेट्स का, कि किस तरीके से एसेट का रिकॉग्निशन होगा। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए तरीके बताते हैं। तो कैसे तय होगा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब यूज होगा, ये समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा कि वो एसेट हमने खरीदा क्यों। क्या वो एसेट हम बेचने के लिए खरीदते हैं? क्या उस एसेट को हम बिजनेस में कंज्यूम करना चाहते हैं? हम बहुत सालों से उस एसेट को बिजनेस में कंज्यूम कर रहे हैं, पर एक दिन मन में आया इसे हमें बेचना है। जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अगर वो बैलेंस शीट में देखता है कि इनके पास इतने हजार करोड़ के एसेट हैं और अगले साल उनमें से कुछ हजार करोड़ गायब दिखते हैं, तो कैसा महसूस करेगा? उसकी दुविधा को दूर करने के लिए नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का अलग से प्रयोग किया गया है कि बताएं तो सही कि कौन से एसेट आप बेचने वाले हैं एक साल के भीतर। लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदे हैं, एक इन्वेस्टर की नजर से देखें तो कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, किसी कंपनी को खरीद लिया, एसेट्स खरीदे, पर कई बार ये लैंड एंड बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। उसे मैं कैसे दिखाऊं, मैं कैसे बताऊं दुनिया को कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं इस प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूं। उसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर आपने भेड़ बकरियां और गायें पाल रखी हैं, अब डेयरी का बिजनेस है, कैसे मैं पशुपालन को बैलेंस शीट में दिखाऊं, कैसे मैं पेड़ों की फेयर वैल्यूएशन करूं ताकि बैलेंस शीट में दिखा सकूं कि इनकी कीमत क्या है। इसके लिए एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है जो हमें बताएगा कि यह हमारा फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, क्योंकि पेड़ तो कहीं जा नहीं सकते और हो सकता है लंबे समय तक हमें फायदा पहुंचाए, तो क्या वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे ही हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हम हो सकता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स ले आए, उनकी अकाउंटिंग कैसी होगी। शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हम देते हैं, उनकी अकाउंटिंग करने का तरीका हमें समझना होगा। लीज कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, रेवेन्यू की कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करते हैं, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, एट ए पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम, और ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि किसी कंपनी को भी खरीद लिया, तो हमने बिजनेस खरीदा कि एसेट खरीदा, इसकी परिभाषा भी समझेंगे। जिन कंपनीज को खरीदा है उनके रिजल्ट्स को कैसे दिखाएं, वो ग्रुप का हिस्सा है तो कंसोलिडेट कैसे करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कैसे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करके कैसे दिखाएं दुनिया को कि एक सिंगल एंटिटी है।
ग्रुप एक सिंगल एंटिटी माना जाता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक भ्रम है कि जब से इंड AS लागू होगा सब कुछ फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। मैंने बहुत बार सुना है कि क्या बदलाव आएगा इंड AS की वजह से, सब कुछ फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, हमने उधार ले रखा है, जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे मैं मेरे फाइनेंशियल एसेट को दिखाऊंगा, P&L में रिकॉर्ड होगा, OCI में रिकॉर्ड होगा, और किन वजहों से ये फर्क मैं समझ पाऊंगा कि कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए और क्या फर्क है P&L और OCI में। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस किस बेसिस पे जज करूं और कौन से आइटम्स पे मैनेजमेंट को जिम्मेदार ना ठहराऊं जो OCI में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ज्ञान के बाद हमें कंसोलिडेशन और फर्स्ट टाइम अडॉप्शन समझना है। आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, तो वहां पे आप इंड AS की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं। तो क्या होगा इस कोर्स में जो आपकी मदद करेगा? इस कोर्स में 400 प्लस वीडियोस मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किए हैं। जो एक्सेल वर्किंग्स यूज़ किए हैं इस कोर्स को समझाने के लिए वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो प्रेजेंटेशंस इस्तेमाल हुई हैं, जो ग्राफ्स, क्विजेस होंगे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने के बाद, और पूरी कोशिश होगी कि आपको एक बेहतर प्रोफेशनल के रूप में तैयार किया जाए। ये कोर्स ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को पास करने का जरिया है, कि किसी भी अकाउंटिंग बॉडी से अगर कोई IFRS का कोर्स कर रहा है उन सभी के लिए ये फायदे का सौदा है। चाहे आप डिप्लोमा इन IFRS कर रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से CPA में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप कनाडा से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी हिंदी में इंड AS को समझना चाहता है, IFRS को समझना चाहता है, ये उन सभी लोगों का फायदा करेगा। वो इसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं। इसीलिए जो पहले 1000 स्टूडेंट होंगे तो मैं अपनी बुक का पहला एडिशन फ्री में दे रहा हूं। पहले 1000 सब्सक्राइबर को ये फ्री में मिलेगी। कोर्स के साथ इसका नया वर्जन भी हार्ड कॉपी में आपको दिया जाएगा। पहले एडिशन से ही आपको एक आभास हो जाएगा जो कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, समराइज फॉर्म में है। तो 400 प्लस वीडियोस में क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ना एक सफर के जैसा है। आप सिर्फ कोर्स नहीं खरीद रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा के लिए एक ऐसे इंड AS कंसल्टेंट या IFRS कंसल्टेंट के साथ जो 12 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है इस फील्ड में। मैं मिलता रहूंगा आपके डाउट्स और क्वेरीज के लिए। स्पेशल डाउट्स और क्वेरी सेशंस कंडक्ट किया करूंगा ताकि अगर कुछ कमी रह गई वो भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक नई उड़ान देगा, जो आप इस कोर्स के माध्यम से करेंगे। मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपकी प्रमोशंस पक्की हैं, आपका कॉन्फिडेंस में इजाफा पक्का है, क्योंकि आपकी प्रमोशंस या करियर ग्रोथ सिर्फ किसी कोर्स के पढ़ने से नहीं होती है। आपकी प्रमोशंस या करियर ग्रोथ आपके हौसले से भी होती है, और उस हौसले को जब नई उड़ान मिलेगी तो सीधी सी बात है वो आपके करियर ग्राफ में भी उसकी झलक दिखाई देगी। अब और समय ना गंवाइए और इमीडिएटली कोर्स को एनरोल करें और इस नए सफ़र की शुरुआत करें। फिर चूक ना जाना, नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे कि इंड AS का एक्सपर्ट बनना है। आज नहीं कल बनूंगा, सोचूंगा समझूंगा। ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता है। जब तक आप सोचेंगे समझेंगे तब तक लाखों लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे, लाखों लोग उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके होंगे जिसमें वो बेहतर हैं। अगर आपको उस रेस में आना है जो दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल है तो चूकिए मत, इमीडिएटली कोर्स को एनरोल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, समझिए और मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनिए। ये कारवां यहीं ख़त्म नहीं होने वाला, ये कारवां पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरने वाला है। उस खुशबू का हिस्सा बनिए। तो अभी एनरोल कीजिए, मिलते हैं सफ़र पे।